नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप लोगों का हमारे इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये यहाँ पे हमने देखा है कि जो ये एमपीटीटी इस समय जो वर्ग 1 और 2 के लिए है, वो परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। और ये जो प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी। तो वो लोग भी इसको देखना ना भूलें, क्योंकि जिसका विषय हिंदी रहता है 120 प्रश्न उसमें पूरे रहते हैं। तो यहाँ से उनको काफ़ी जो है सहायता मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, आप लोग भी अच्छे से यहाँ पे देखेंगे तो आपके लिए भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। साथियों, बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। यहाँ पे हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत या फिर नरेश मेहता। तो तुलसीदास जो काव्य संग्रह है, ये यहाँ निराला जी का हो जाता है। निराला जी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य हैं, जैसे अनामिका है, अणिमा है, परिमल है, गीत गुंज है, कुकुरमुत्ता है, गीतिका, बेला, अर्चना, आराधना, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह यहाँ पे काव्य जो है माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। यहाँ पे हो जाएगा कि ये मुक्तक काव्य है या फिर लंबी कविता या फिर हाइकू। तो ये लंबी श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है। यदि ये देखा जाए कि राम की शक्ति पूजा किसमें संकलित है, तो ये अनामिका नामक काव्य संग्रह में इसको संकलित किया गया है। और उसमें और भी कविताएं संकलित हैं, जैसे सरोज स्मृति है, तोड़ती पत्थर है, प्रेसी और रेखा सच। ये जो यहाँ पे कविताएं देखने को मिलती है, वो अनामिका में संकलित हैं। ये पूछा जाता है कि किस में संकलित है राम की शक्ति पूजा, तो ये अनामिका में संकलित है। अगला है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नंदुलारे वाजपेयी कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है कि ये सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना यहाँ पे हो जाती है, कला और बूढ़ा चांद। तो पंत जी द्वारा रचित ये जो रचना है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनकी कुछ और देखा जाता है तो यहाँ मौन निमंत्रण है, चिदम्बरा है, परिवर्तन है, युगांत है, ग्राम्या है, युगवाणी आदि इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ यामा नहीं है, कि दीपशिखा नहीं है, कि आंगन के पार द्वार नहीं है, या फिर नीरजा नहीं है। तो यहाँ पे आंगन के पार द्वार उनकी रचना ना हो करके ये अज्ञेय जी की रचना यहाँ पे मानी जाती है। और यदि यामा की बात चलती है तो यहाँ पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है इसमें। अगली रचना है कि अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में उसको रूपांतरित कर दिया, मतलब कि उसको उन्होंने दूसरी भाषा में जो है लिखा। तो ये प्रेम पथिक हो जाएगा, कानन कुसुम हो जाएगा, झरना या फिर आंसू। तो यहाँ पे कौन सी रचना हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पे प्रेम पथिक जो है ये रचना इनकी हो जाती है। और इन्होंने इसको लिखा कब, तो ये 1914 में जो है ये यहाँ पे लिखी गई ब्रज भाषा में। बाद में इसे प्रेम पथिक को खड़ी बोली में, मतलब ये जो बाद में लिखी गई तो ये रूपांतरित कर दी गई किस भाषा में, तो ये जो है हिंदी में खड़ी बोली में इसको रूपांतरित कर दिया गया। इनकी रचनाएं जैसे कानन कुसुम है, ये 1913 में, झरना 18 में, आंसू 25 में, मतलब 1925 में। इस प्रकार से इनकी रचनाएं ऐसे ही। तो 18 में झरना काफ़ी पूछा जाता है, तो इसका प्रकाशन 1918 में हुआ है। और यहाँ पे देखा जाता है कि जो और इनकी रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेमराज है, अयोध्या का उद्धार है, लहर है, कामायनी भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पे है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से उनकी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको सबसे पहले बताया था एक ट्रिक की निहार, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा निहार, उसके बाद रस में हो जाएगा, फिर नीरजा, उसके बाद दीप शिखा। तो ऐसे याद करना है इसको कि निहार, रस्म, नीरजा, दीप शिखा। तो ये आपको याद हो जाएगा। तो 30 में हो जाती है यहाँ पे निहार, ये 1930 में निहार हो जाएगी। उसके बाद ये 32 में हो जाती है, यहाँ पे 1934 में हो जाएगी। उसके बाद ये 1942 में हो जाती है दीप शिखा। तो ऐसे ही याद करेंगे। तो निहार, रस्म, नीरजा और दीप शिखा, ये ऐसे याद करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न जो है टीजीटी या फिर पीजीटी में अक्सर एक जरूर आता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती या फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पे ये किसके लिए यहाँ ये प्रश्न है, ये हो जाएगा भारत दुर्दशा जो है ये
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना यहाँ पे मानी जाती है। और इनके द्वारा लिखित कुछ और यहाँ पे नाटक हैं, जैसे अंधेर नगरी है, वैदिक हिंसा, हिंसा ना बहुत, प्रेम जोगनी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चंद्रावली, नील देवी, सती प्रताप, ये इनकी रचनाएं यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? ये हो जाएगा कि प्रेम जोगनी है, कि विशस विषमसौधम, उसके बाद चंद्रावली या फिर पाखंड विडंबन, कौन सी रचना हो जाती है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ये हो जाती है पाखंड विडंबन, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। अगला है यहाँ पे इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? हो जाएगा कि वैदिक हिंसा, हिंसा नाभवती, पद्मावती, या फिर विश्वमसौधम, या फिर बादशाह दर्पण। यहाँ पे जो हो जाती है ये पद्मावती इनकी रचना नहीं है, बाकी और जितनी भी रचनाएं हैं सब यहाँ पे भारतेंदु जी की रचना यहाँ पे है। अगला है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये हो जाएगा यहाँ पे ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। तो कौन सी रचना हो जाती है यहाँ पे, किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र यहाँ पे हो जाता है। अगला है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन है, कन्यादान है, लहरों के राजहंस, या फिर आधे अधूरे। यहाँ पे कन्यादान उनकी रचना नहीं है, बाकी और जितनी भी रचनाएं हैं यहाँ पे ये किसकी है? तो ये हो जाती हैं सारी मोहन राकेश की। कन्यादान की बात यहाँ पे हुई है तो ये विजय तेंदुलकर का नाटक यहाँ पे है। और उसके बाद जितनी भी रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं ये सारी यहाँ पे मोहन राकेश की कृति यहाँ पे है। अगला है यह अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति से है? तो यहाँ पे ये किस कृति से लिया गया है? तो ये झरना से है, कि लहर से, या धूपसामनी, या फिर चंद्रगुप्त से, किससे लिया गया है? तो अरुण यह मधुमय गीत हमारा जयशंकर प्रसाद गीत ये चंद्रगुप्त नाटक से यहाँ पे लिया गया है। और ये इसमें ये जो एक प्रमुख पात्र जो कार्नेलिया है उसने इस जो गीत है इसको उन्होंने गाया है। रेल का विकट भट्ट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद भट्ट हैं, या फिर प्रेम घन हैं। कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ सही? तो यहाँ पे आंसर रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार पूछा जा रहा है। यहाँ पे कौन सा आंसर होता है सही? तो यहाँ पे हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे आंसर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सुंदरदास, श्याम सुंदर दास, मलूक दास, या फिर दादू दयाल। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाता है सही। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो है कौन है, किस कवि का नाम है? तो कबीर दास हैं, दादू दयाल हैं, नानक हैं, या फिर नंददास। यहाँ पे ना आने की बात कही गई है तो यहाँ पे नंददास हो जाते हैं, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही। नंददास संत काव्य परंपरा से संबंधित नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? ये कृष्ण भक्ति से शाखा के जो है प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, और ये अष्टछाप के प्रमुख कवि भी कहे जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी कवि दिए हुए हैं ये सब संत परंपरा के अंतर्गत यहाँ पे इनको रखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कंजूस और सोना किसकी रचना है? या ये यहाँ पे पूछा जा रहा है किसकी है? यहाँ पे निराला की है, पंत की है, गे की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। कौन सा आंसर हो जाता है कंजूस और सोना? यहाँ पे सूर्यकांत निराला जी की कहानी का नाम है ये, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये निराला जी की है कि कंजूस और सोना, ये कहानी है उनकी। अगला यहाँ पे है कि अलवार वैष्णव की संख्या कितनी थी? तो ये 9 थी, कि 10 थी, कि 11 थी, या फिर 12 थी। तो अलवारों की संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है। तो जो अलवार तमिल के कवि संत थे, ये अलवार जो थे इनकी संख्या जो देखा जाता है तो ये 12 है। और ये जो है अलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भी इन्हें ही कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पूजा है, कि शुभ्रा है, कि कुछ चंदन कुछ कपूर की, दुपहिये की फूल। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ कुछ चंदन कुछ कपूर की, ये यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। तो ये इनकी विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है। इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 1972-73 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किसके रूप में है? तो ये एक आलोचक के रूप में है, एक नाटककार के, एक निबंधकार, या फिर एक व्यंग्यकार। आंसर हो जाता है कि ये निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये हिंदी साहित्य में द्विवेदी युगीन कवि, मतलब द्विवेदी युगीन
जो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति थी, ये निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने केवल 6 निबंध लिख करके ही अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया और इसी के लिए ये प्रसिद्ध हो गए। यदि इनके निबंध की बात चलती है तो आचरण की सभ्यता हो जाता है, सच्ची वीरता, मजदूरी, प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वर्ल्ड हिटमैन, यहाँ पे इनका कुछ यहाँ पे ये जो जिसके कारण इनको ख्याति मिली वही निबंध यहाँ हमने आपको बताया है। सूर्य काव्य के विषय में कौन सा यहाँ पे तथ्य गलत है? तो सूर्य वात्सल्य वर्णक अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादक है, भाषा अवधि है, सूर्य काव्य मुख्य विषय कृष्ण भक्ति। कौन सा यहाँ पे तथ्य गलत है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? ये जो सूरदास हैं, सूरदास के संबंध में कहा जाता है कि इनकी भाषा अवधि है। ये यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत है। इनकी भाषा अवधि ना होकर के ये कहाँ क्या है? ये ब्रज भाषा में सारी कविताएं अपनी लिखते थे। मतलब वात्सल्य के कवि इन्हीं को कहा जाता है। और ये किसके थे? मतलब ये भाषा कौन सी थी? इनकी ब्रज थी। भ्रमर दूत के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न है, लाला भगवान दीन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी पूर्ण, ये देवी प्रसाद पूर्ण। कौन सा यहाँ पे हो जाता है? तो भ्रमर दूत की रचना की बात चलती है तो भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना यहाँ पे है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जुगमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ हो जाएगा नंददास हैं, कृष्णदास हैं, चतुर्भुज या फिर छीत स्वामी। किसकी रचना ये यहाँ पे हो जाती है? तो ये वल्लभ संप्रदाय के जो गोस्वामी विट्ठल द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास ने यहाँ पे जुगमान चरित की रचना इन्होंने की है। कृष्णदास ने, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जुगमान चरित की रचना किसने की है? तो कृष्णदास ने। और कृष्णदास का संबंध किससे है? तो ये जो अष्टछाप के कवि थे उनमें से कृष्णदास जी का नाम भी लिया जाता है। और ये भक्ति की बात चलती है तो ये विट्ठलनाथ के भक्त यहाँ पे माने जाते हैं। अष्टछाप मतलब जो मतलब 8 कवि थे अष्टछाप में, तो उनमें पूरे जो है जैसे सूरदास थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे, नंददास, सूर्य, उसके बाद चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, इस प्रकार के जितने भी कवि थे उसमें थे। अगला है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? वही प्रश्न है। ये विट्ठलनाथ हैं, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर गोविंद स्वामी। आंसर कौन सा सही हो जाता है? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ की थी। कब की थी? तो 1565 में इन्होंने की थी। इनके शिष्य पूछे जाते हैं कितने हैं? तो ये 4 थे। और इनके शिष्यों की जो अष्टछाप के कवि और इनके गुरु जो है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जैसे गोविंद स्वामी जो हैं इनके गुरु थे विट्ठलनाथ, छीत स्वामी के विट्ठलनाथ और चतुर्भुज दास के विट्ठलनाथ, नंददास के भी विट्ठलनाथ। लेकिन यहाँ पे जो कुंभन दास थे ये वल्लभाचार्य के, सूरदास वल्लभाचार्य के, परमानंद दास वल्लभाचार्य के, कृष्णदास भी वल्लभाचार्य के। तो 4 उधर और 4 उधर हो जाते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, चाहे कोई भी कवि का नाम पूछ ले या फिर स्थापना पूछ ले, किसने की ये पूछ ले। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? ये संवत 1631 या फिर संवत 37 या फिर यहाँ पे संवत 1649 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने संवत 1631 में इसकी रचना, रामचरितमानस की रचना उन्होंने की है। राम काव्य के प्रमुख कवि तुलसीदास ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस लिख करके मतलब पूरे संसार में छा जाते हैं। और इसकी रचना पूछी थी कब किया गया है? तो संवत 1631। करो कथा प्रभु धैर्यपद सीसा, अर्थात रामचरितमानस की रचना की बात जब चलती है तो ये यहाँ पे कब होता है? 1600 विक्रमी संवत से 1574 ये यहाँ पे माना जाता है। रचना देखी जाए तो अवधी भाषा में और रामचरितमानस राम कथा पर आधारित 7 कांडों में यह महा जो है ये महान जो रचना है रामचरितमानस, इन्होंने इसका लेखन किया है। राम रक्षा स्तोत्र के यहाँ पे रचनाकार का नाम है तो यहाँ पे केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद। कौन सा आंसर हो जाता है? तो राम रक्षा स्तोत्र के लेखक जो स्वामी रामानंद हैं इन्होंने इसकी रचना यहाँ पे की है। और ये संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान माने जाते थे। कौन? तो यहाँ पे रामानंद। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे है। तो इसमें राम के लोकासई आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें स्वयं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इसमें कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित सार्वजनिक समाधान यहाँ पे किया है। कौन सा आंसर हो जाता है सही? तो यदि देखा जाता है तो ये
उत्तरकांड के संबंध में कथन यह है कि यह कवि कालजयी रचना का समापन बिंदु है। ये जो यहाँ पे कथन दिया हुआ है तो ये यहाँ पे सही नहीं है और बाकी यहाँ पे असत्य मतलब सत्य है और यहाँ पे ये असत्य है। अगला है कि साधन की 4 अवस्थाओं जैसे शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, यहाँ पे कौन सी रचना हो जाती है सही? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी से, या फिर इस्लाम धर्म, या फिर रीत मुक्त, कौन सी यहाँ पे हो जाएगी? तो ये सूफी काव्य धारा से मतलब यहाँ पे ये जुड़ी हुई ये सारी बातें ये यहाँ पे कही गई हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? हो जाएगा कि यूसुफ जुलेखा, या फिर पद्मावत, या मृगावती, या फिर इंद्रावती। तो यहाँ पे कौन सी जो है रचना हो जाती है? तो आचार्य शुक्ल जी ने जिस रचना को उन्होंने अंतिम रचना मानी है वह ग्रंथ है इंद्रावती को माना है। और देखा जाता है कि इसके रचयिता कौन है? तो यहाँ पे नूर मोहम्मद जी हो जाते हैं। इंद्रावती कलिंजर के राजकुंवर आगमपुर की राजकुमारी हैं और इंद्रावती की प्रेम कहानी पर आधारित नूर मोहम्मद की द्वारा रचित अन्य कुछ रचनाएं जैसे अनुराग बासरी, रौजा जल, हकाहक, और ये फारसी भाषा में लिखी गई है इनकी सारी रचनाएं। तो ये यहाँ पे इंद्रावती जो लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे हो जाएगा सही। और किस इसके लेखक तो यहाँ पे नूर मोहम्मद, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंद्रावती है तो ये सूफी नहीं, ये हो सकता है कि कोई राम काव्य हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके रचनाकार जो हैं नूर मोहम्मद यहाँ पे हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, या फिर सोहनलाल द्विवेदी। बाजे पायलिया के घुंघरू ये यहाँ पे आंसर हो जाता है ए सही। जो है पायलिया के घुंघरू और भूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये इनकी रचनाएं कुछ प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ उसको भी याद करना है। माटी की मूर्तियों की विधा पूछा जा रहा है तो ये संस्मरण है कि रेखा चित्र है, जीवनी है कि आत्मकथा है, ये क्या है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो माटी की मूर्तें जो है ये एक क्या है? ये यहाँ पे एक रेखा चित्र यहाँ पे हो जाता है। अगला है यहाँ पे कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? यहाँ पे घनानंद हैं कि रसलीन है कि पद्माकर हैं या फिर आलम है? आंसर हो जाएगा कि जो घनानंद हैं इनको वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि के रूप में देखा जाता है। और घनानंद का जन्म पूछा जाए तो ये 1600 जो है 89 में बुंदेल शहर में जो है इनका जन्म हुआ था और ये निर्वाक संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं। आश्रय पूछा जाता है तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उनके ये संरक्षण में रहते थे और उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सुजान सागर है, इश्कलता है, बिरह लीला है, वियोग बेली है, कोकसार है, कृपाकांड है, रसकेल बल्ली है, यमुनायस है। मतलब इनकी इतनी सारी रचनाएं हैं जिसको याद करना भी काफ़ी ज़रूरी है सब लोगों के लिए। तो दृग उर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित पीर चीत, यह कथन किसका है? ये यहाँ पे हो जाएगा कि बिहारी हैं कि तुलसीदास या फिर जायसी या फिर कबीर। ये बिहारी की पंक्तियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है बिहारी की। और बिहारी भी रीत काल के कई एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं जो रीत सिद्धि के अंतर्गत रखे गए हैं। उन्होंने केवल बिहारी ग्रंथ जो है यहाँ पे जो एक बिहारी सतसई लिख करके पूरे हिंदी जगत में इनका नाम हो गया। इसमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? यहाँ पे हो जाएगा कि रसखान है। किसका यहाँ पे हो जाएगा कि ये यहाँ पे सुजान नाम किसका है? रसखान, क्या बिहारी या फिर घनानंद या फिर आलम? किसके लिए ये यहाँ पे प्रयोग किया? तो घनानंद की जो प्रेसी थी उसका नाम यहाँ पे सुजान हो जाता है। ये यहाँ पे सी आंसर हो जाता है सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या यहाँ पे? तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी। तो रीतबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और उसके बाद केशव रीत मुक्त धारा के कवि यहाँ पे माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें कि जो रीत काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम हैं, जबकि आचार्य केशवदास मुक्त काव्य धारा के कवि ये नहीं हैं। ये यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कालिदास हजारा की रचना की है तो किसने की है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने या फिर घनानंद या फिर चिंतामणि या फिर कालिदास त्रिवेदी ने? किसने की है? आंसर हो जाएगा कि जो कालिदास हजारा की रचना है ये त्रिवेदी जी ने की है। कालिदास त्रिवेदी जी ने इसकी रचना यहाँ पे की है। बेहद महत्वपूर्ण भी है ये, क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न इस समय देखने को मिलते हैं। इनके अन्य जहाँ पे देखा जाता है ग्रंथ तो मुक्तक काव्य ग्रंथ में बरवधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन,
विनोद आदि इनकी रचनाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। ये हो जाएगा कि जीवनी है कि आत्मकथा है कि रिपोर्टाज है या फिर यात्रावृत्त। तो अर्धकथानक यहाँ पे आत्मकथा के अंतर्गत रखी गई है। ये पूछा जाता है कि किसकी की रचना ये है, तो यहाँ पे ये बनारसी दास जैन की यहाँ पे ये रचना हो जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हिंदी जगत की ये प्रथम आत्मकथा के रूप में भी इसको बताया गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी लिखा है आत्मकथा, जैसे कुछ हो जाता है, जैसे आप बीती है, जग बीती है। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा भी है। जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कि शिव प्रसाद सितारे, हिंद भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। कौन सा आंसर होता है सही, तो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को यहाँ पे नवजागरण का अग्रदूत यहाँ पे कहा जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम यहाँ पे है कि बाला बोधनी है कि बाला प्रबोधनी है, बाल प्रबोध है या फिर बाल विनोद है। कौन सा आंसर हो जाता है सही, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम यहाँ पे हो जाएगा बाला बोधनी, जिसका प्रकाशन यदि देखा जाए तो इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। बाला बोधनी ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। और इनकी कुछ और पत्रिकाएं हैं, जैसे इनकी एक पत्रिका है कवि वचन सुधा, वर्ष 1973 में। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात की जाए तो ये वर्ष 1974 में प्रकाशित हुई है। अगला यहाँ पे है भारतेंदु हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, मिश्र बंधु हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आंसर हो जाता है यहाँ की हिंदी नवरत्न के लेखक की बात चलती है तो यहाँ पे मिश्र बंधु आंसर हो जाता है सही। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्रनाथ मदान है, डॉक्टर सुमन राजे हैं या फिर श्याम सुंदर दास हैं या फिर ममता कालिया। यहाँ पे आधा इतिहास सुमन राजे की यहाँ पे रचना हो जाती है। अगला यहाँ पे है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, यहाँ पे हो जाएगा कि पादरी F.E.K हो जाएगा, पादरी एडविन गिब्स या फिर गार्सा दतासी या फिर जॉर्ज गियर्सन। किसकी रचना ये यहाँ पे हो जाती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1918 में अंग्रेजी भाषा में लिखे गए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास का के लेखक कौन है, तो यहाँ पे पादरी एडविन गिब्स यहाँ पे रचना, यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही। अगला है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, विष्णुचंद्र शर्मा है, विष्णु प्रभाकर है, नेमीचंद जैन है, मुक्तिबोध है। कौन सा आंसर हो जाता है सही, यहाँ पे हो जाएगा कि मुक्तिबोध की जो आत्मकथा है उसके लेखक यहाँ पे हो जाएंगे विष्णुचंद्र शर्मा। ये यहाँ पे आंसर ए सही हो जाता है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं, यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर राम नामोर सिंह या फिर सचदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। कौन सी रचना होती है सही, तो यहाँ नई कविता और अस्तित्ववाद के नामक आलोचना जो ग्रंथ लिखा गया है वो रामविलास शर्मा जी का यहाँ पे हो जाता है। आलोचना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, उसको भी दोहराते रहें। मतलब पढ़ाई तो सब लोग करते ही रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रचनाएं जो होती हैं वो इतनी जल्दी से याद नहीं होती हैं, उसको जब कई बार पढ़ा जाता है तभी याद होती हैं। तो दोहराते रहें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट भी हल करते रहेंगे तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। साथियों अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, हो जाएगा कि भारतेश्वर बाहुबली है, चंद्रवाला रास है, नेमीनाथ रास है या फिर बसंत विलास है। कौन सी रचना हो जाती है यहाँ पे सही, तो हो जाएगा शालिभद्र सूरी द्वारा रचित अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, यहाँ पे आंसर ए हो जाता है सही। और बाहुबली रास की बात चली है तो ये इसका यह रचना है ये 1184 में रचित है और इसमें 205 छंदों का खंड काव्य है। और शालिभद्र सूरी की अन्य रचनाएं की बात है जैसे बुद्धरास है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुद्धरास इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि छप्पय रामायण है कि बरवय रामायण या फिर कड़का रामायण या फिर रोला रामायण। कौन सी रचना यहाँ पे तुलसीदास की रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है सही, ये यहाँ पे हो जाएगा कि जो
तुलसीदास की रचना यहाँ पे जो शुक्ल जी ने माना है वो वर्व रामायण यहाँ पे आंसर बी हो जाता है सही। आल्हा और उदल नामक दो जो वीर सरदारों की वीरता लड़ाइयों का वर्णन मिलता है वो किसमें है, यहाँ पे हो जाएगा परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर हमीर रासो। पलरान रासो यहाँ पे आंसर हो जाता है सही, जिसके रचनाकार देखा जाता है तो ये जगनीक जी हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो का चंद्रवरदाई हो जाते हैं, खुमान रासो का यहाँ पे दलपत विजय हो जाते हैं, हमीर रासो का यहाँ सारंगधर हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तो पुष्पदंत हो जाएंगे, धनपाल हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू, कौन सी रचना हो जाती है सही। तो यदि जैन कवि स्वयंभू की बात चलती है यहाँ पे, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हीं को यहाँ पे कहा गया है। इनके जैसे प्राउंचर्यु, रट्राउंचर्यु, स्वयंभू छंद, यहाँ पे 3 रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद करना भी बहुत जरूरी है। विभावना भाव व्यभिचारी संयोगादि निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भट्ट लोल्लट का है, आचार्य भरत मुनि या फिर भट्टनायक या फिर अभिनवगुप्त। तो उन्होंने विभावना भाव व्यभिचारी भाव संयोग आदि निष्पत्ति कह करके एक ही आचार्य की बात यहाँ पे आती है उनकी बात यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आचार्य भरत मुनि यहाँ पे आंसर बी सही हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी निष्पत्ति की है। रस के प्रणेता भी इन्हीं को कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि विभाव ही और अनुभाव संचारी भाव के मतलब जब उसमें निरूपित होकर के ही रस की निष्पत्ति यहाँ पे होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा अनुमानवाद है कि तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद है या फिर अभिव्यंजनावाद है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा यहाँ पे हो जाएगा सही, तो महिम भट्ट द्वारा जो सिद्धांत है वो अनुमानवाद यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, तो किससे ये संबंधित है, ये यहाँ पे हो जाएगा अलंकार से है कि रस से है कि नाट्य से है या फिर ध्वनि से है, तो यहाँ पे ध्वनि से संबंधित ये ग्रंथ यहाँ पे माना जाता है। आनंदवर्धन ही इसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ध्वनि की बात चलती है तो आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक से संबंध काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। बताया जाता है कि रस सिद्धांत में सर्वप्रथम आचार्य जो भरत मुनि थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र में भी अपनी एक जो नाट्यशास्त्र की जो रचना की थी, उन्हीं के मतलब दरमियान ये ध्वन्यालोक जो है इनका भी ये रचना यहाँ पे प्रकाशित हुई और उन्होंने उसमें अपने जो है ध्वनि की बात इन्होंने इसमें की। किसने की, तो यहाँ पे आनंदवर्धन ने यहाँ पे किया। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, ये यहाँ पे हो जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, केदारनाथ अग्रवाल है, मुक्तिबोध हैं या निराला है। सतपुड़ा का जंगल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सतपुड़ा का जंगल जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा इनकी ये महत्वपूर्ण कृति के रूप में इसको हम जानते हैं, सतपुड़ा का जंगल। और इनकी कुछ और रचनाएं जैसे गीत फरोश है, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती अंतर्गत नील रेखा तथा कालजयी, त्रिकाल संध्या, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, तो ये सरसता है कि उन्मुक्तता है या चपलता है या फिर दृढ़ता है, किस प्रकार की ये नई कविता की बात यहाँ पे की गई है। तो नई कविता में ज़्यादातर उन्मुक्तता देखने को यहाँ पे मिलती है। नई कविता में भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरावादी कविता के आगे भावबोधों की अभिव्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि संसद से सड़क तक के रचनाकार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन है, हो जाएगा कि मुक्तिबोध हैं कि धूमिल हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर लीलाधर जगूड़ी, कौन सी रचना हो जाएगी, तो यहाँ पे धूमिल रचना हो जाएगी कि संसद से सड़क तक उन्होंने ही लिखा है। उनका वास्तविक नाम देखा जाता है तो उनका हो जाएगा सुदामा पांडे इनकी जो है पूरा नाम यहाँ पे हो जाता है। और सुदामा पांडे ने एक जो रचना प्रजातंत्र एवं कल सुनना मुझे, ये दोनों रचनाएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, कल सुनना मुझे और प्रजातंत्र। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, ये यहाँ हो जाएगा कि ये प्रस्थान, महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म या वन पाखी सुनो या फिर संशय की एक रात, किसमें इनको मिला है, तो जब देखा जाता है तो 1992 में नरेश मेहता जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे उनको संबोधित मतलब सम्मानित किया जाता है। और मतलब इनकी संपूर्ण रचनाएं इस प्रकार की थीं कि इनकी संपूर्ण रचनाओं को देखते हुए इनको ये जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कोई एक रचना के ऊपर ना होकर के इनकी सारी रचनाओं के ऊपर इनकी कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, जैसे वनपाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, अरण्य आदि इनकी कुछ महत्वपूर्ण ये रचनाएं हो जाती हैं।
अगला है कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति यहाँ पे कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? हो जाएगा राधा के नवीन रूप का, सीता का दुख, या फिर मीरा का, या फिर रसिक प्रिया, किसकी बात यहाँ पे की गई है? आंसर यहाँ पे हो जाता है कि जो धर्मवीर भारती की मूलतः जो प्रेम की कवि हैं, इनके उसमें देखा जाता है तो राधिका के अर्थात राधा के नवीन रूप का यहाँ पे वर्णन देखने को यहाँ पे मिलता है। किसमें? तो कनुप्रिया में यहाँ पे देखने को मिलता है। रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की ये रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मैला आंचल किसकी रचना है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ताई कहानी के लेखक हैं यहाँ पे। ताई कहानी के लेखक कौन है? ये यहाँ पे है कि इसके लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये रचना ताई। ये यहाँ पे हो जाता है कि कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, या फिर प्रेमचंद, या फिर विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ये यहाँ पे हो जाएगा। इनकी रचना ये ताई हो जाती है। ताई काफ़ी प्रसिद्ध है और इनकी कहानियाँ ज़्यादातर इस गांव में पूछे जाने की भी संभावना रहती है। एक तो ताई है, एक माँ कहानी भी इन्हीं की है, और एक जो है पुलिस भी इन्हीं की कहानी के रूप में देखी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? हो जाएगा कि बड़े भाई साहब, या फिर पूस की रात, कफन, या फिर ज्योतिष। किससे हो जाती है? तो यहाँ पूस की रात से कहानी का संबंध यहाँ पे हो जाता है, और उसके जो नायक होता है समझ लीजिए तो वो हल्कू, और उसमें ये जबरा ये कुत्ता हो जाता है। अगला है कि इसमें से शिवमूर्ति की कहानी कौन सी है? यहाँ पे भरतनाट्यम, या फिर तिरिया चरित्र, या फिर कसाईवाड़ा, या फिर अकर्मक क्रिया, कौन सी ये रचना हो जाती है? तो शिवमूर्ति जी की रचना या कहानी की बात चली है तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। और जो अकर्मक क्रिया की रचना मतलब किसकी कहानी है? तो यहाँ ये जो है अकर्मक क्रिया रचनाकार ये यहाँ पे हो जाते हैं शेष यात्री जी। जबकि यहाँ पे जितनी भी कहानी यहाँ पे दी हुई है सारी कहानियाँ यहाँ पे किसकी हो जाती है? ये सारी कहानियाँ शिवमूर्ति जी की यहाँ पे हो जाती है। अगला है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? यहाँ पे चित्तौड़ उधार, या फिर अशोक, या फिर आकाशदीप, या फिर पुरस्कार। तो किसकी ये पात्र यहाँ पे हो जाती है? कहानी तो जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन ये जो पात्र है ये पुरस्कार के प्रमुख पात्र यहाँ पे हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो प्रसाद हैं कि सुदर्शन हैं, प्रेमचंद हैं, या फिर यशपाल हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कहानी है तो ये प्रेमचंद की ये हो जाती है। अगला है कि रुकोगी नहीं राधिका उपन्यासकार के लेखक कौन हैं? हो जाएगा कि दीप्ति खांडेलवाल हैं, राजी सेठ हैं, मंजुल भगत हैं, या फिर उषा प्रेमवदा हैं। कौन सी कहानी हो जाती है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगी रुकोगी नहीं राधिका, ये यहाँ पे उषा प्रेमवदा की कहानी ये सही हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यशोधरा नहीं है, कि पंचोटी नहीं है, कि साकेत नहीं है, या फिर विष्णु प्रिया नहीं है। तो कौन सी रचना हो जाती है? तो पंचोटी नायक प्रधान रचना है जिसके नायक लक्ष्मण हैं, और यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है, तथा विष्णु प्रिया पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी की नायिका के रूप में वर्णन मिलता है। तो पंचोटी में नायक प्रधान है। पंचोटी जो है ये यहाँ पे नायक प्रधान रचना के रूप में मानी जाती है, और इसमें नायिका की रचना नहीं है, बल्कि जितनी भी रचनाएं यहाँ पे देखने को मिली सब में है नायिका की रचना यहाँ पे इन्होंने की है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट बहुत आसान है, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न यहाँ इसे घुमाता है तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये नहीं है कि ये सारी रचनाएं काफ़ी आसान ही हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर पढ़ते रहते हैं, उनके लिए तो ये कुछ जो है रचनाएं इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी आसान रहते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मैत्री पुष्पा हैं, मृदुला गर्ग हैं, रमणिका गुप्ता हैं, या फिर प्रभा खेतान हैं। किसकी रचना ये यहाँ पे हो जाती है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि चाक जो है ये जो है मैत्री पुष्पा की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला है कि इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी किस श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है?
तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है या आत्मकथानक है। किस प्रकार की रचना के रूप में इसको हम पाते हैं, तो ये इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को आत्मकथानक श्रेणी में इसको हम जो है पाते हैं। ये आत्मकथानक श्रेणी में इसको रखा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सेवा सदन में, कि मंगलसूत्र में, प्रतिज्ञा में या फिर निर्मला में। तो किसमें इन्होंने जो है इस समस्या को उठाया है, तो प्रेमचंद के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसमें निर्मला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें दहेज और बेमेल विवाह की समस्या को जो यहाँ पे उठाया है। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको उठाया है। और ये देखा जाता है सेवा सदन जो है वेश्या जीवन पर आधारित है। तो प्रश्न यहाँ पर कि सीधा सीधा ना पूछ करके किसकी रचना है, क्या है सन, ये वहाँ पे नायक क्या पात्र है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, मजबूती की तरफ लेके जाइए, और आपकी एग्ज़ाम में एक सीट ज़रूर होगी। और कभी भी किसी भी हालत में कभी भी किसी को हार नहीं मानना चाहिए। निरंतर अपने जो पढ़ाई है उसको जारी रखें। कई बार जो हमारी बहनें होती हैं वो थोड़ा निराश हो जाती हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम में जो है काम भी करती रहती हैं, साथ में ये भी देखती रहती हैं, और हो सकता है नहीं होगा और उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद साथियों। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों और साथियों में जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद।